हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को करा रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पे आपको मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में भी वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। किसी और सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चंस चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ क्वालिटेटिव फॉरकास्ट डैश, गुणात्मक पूर्वानुमान क्या होता है। तो फॉरकास्टिंग, बिजनेस फॉरकास्टिंग जो है वो भी आपका एक चैप्टर है। बिजनेस फॉरकास्टिंग क्या होती है, लेकिन जब हम बिजनेस जो कर रहे होते हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है, तो हमको अपनी एक प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपकी क्या हो जाती है, फर्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा पूर्वानुमान लगाना, यानी कि फॉरकास्टिंग करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो गुणात्मक फॉरकास्टिंग होती है उसके बारे में पूछा है कि प्रेडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, predicts the direction but not the magnitude of change in variable, is a forecast that is classified on a numerical scale from 1 to 10, is a forecast that is based on econometric methods। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव है, दो चीजें होती है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव की जो हम बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं संख्याओं की, नंबर्स की बात होती है। और जब हम बात क्वालिटी की करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि गुण क्या है, जैसे अगर किसी व्यक्ति की, किसी ह्यूमन की बात की जा रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो वहां पर उसमें कौन सी क्वालिटीज होती है, उसकी ऑनेस्टी होती है कि कितना वो ऑनेस्ट है, कितना जनरस है, कितना काइंड नेचर का है, ये सारी उसकी क्वालिटीज होती है। बिजनेस में भी क्वालिटी क्या है, मतलब क्या क्या गुण होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर क्या होगा कि किसी चर में परिवर्तन की दिशा की भविष्यवाणी करता है लेकिन परिमाण की नहीं, यानी कि वो ये नहीं बताता है कि वेरिएबल में चेंज कितना होगा, बल्कि ये प्रिडिक्ट करता है कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जहां पर भी नंबर की बात की जाए वाला पॉइंट हट जाएगा आपका, जहां पर बात क्वालिटी की जा रही होगी तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में दे भी रखा है कि गुणात्मक पूर्वानुमान वह पूर्वानुमान है जो संख्यात्मक विश्लेषण के बिना किया जाता है, लेकिन इसलिए पूर्वानुमान का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता। कुछ अनुभवी कर्मचारी दिशा का पूर्वानुमान लगाते हैं, जिसे गुणात्मक पूर्वानुमान कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है। अब ये कह रहा है कि कौन सा मेथड नहीं होता। ग्राहक व्यय योजनाओं का सर्वेक्षण, विदेशी सलाहकारों पर शोधों का परिप्रेक्ष्य, उपभोक्ता इरादा मतदान, समय श्रृंखला विश्लेषण। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वालिटेटिव का कौन सी टेक्निक नहीं होती कि सर्वे ऑफ कस्टमर्स एक्सपेंडिचर प्लान, पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल्स, कंज्यूमर इंटेंशन पोलिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या है, ऊपर के जो ये तीन दे रखे हैं ये तीनों ही क्या है, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती है, लेकिन टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं रहता। समय श्रृंखला विश्लेषण भी होता है आपका, ये बिजनेस फोरकास्टिंग की जो होती है क्वालिटेटिव वाली मेथड होती है। टाइम सीरीज में आप निकाल सकते हैं कि इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, जिसमें ये देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया है। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका क्वालिटेटिव, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक ये नहीं होती। एक आंसर है हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है कि टाइम सीरीज एनालिसिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल विच चेंजेस इन सक्सेसिव टाइम पीरियड। द ऑब्जर्वेशन मेड कैन बी आइदर लिस्टेड और प्लॉटेड ऑन ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन टाइम सीरीज एनालिसिस। समय श्रृंखला विश्लेषण में पहला चरण क्या होता है, परफॉर्म प्रिलिमिनरी रिग्रेशन कैलकुलेशन, calculate a moving average, plot the data on a graph, identify relevant correlated variable। कि जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, प्रारंभिक प्रतिगमन की गणना करना, एक चलती औसत की गणना करना, डेटा को ग्राफ पर प्लॉट करें, प्रासंगिक सहसंबंध चर की पहचान करें। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है टाइम सीरीज एनालिसिस का, उसमें क्या होता है, प्लॉट द डाटा ऑन ए ग्राफ। जो डाटा हमारे पास होता है उसको हम एक ग्राफ पर दर्शाते हैं। टाइम सीरीज में क्या होता है, ग्राफ बनाया जाता है, तो उस ग्राफ पर हमारी जो जो चीजें होती हैं उनको हम मेंशन करते हैं, किस तरह से जोड़ा जाता है उनको, एक ग्राफ उससे पहले प्रिपेयर किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप कि इन अ टाइम सीरीज एनालिसिस फर्स्ट ऑल द डाटा इज प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर एंड देन द एनालिसिस ऑफ द चेंजिंग वेरिएबल, फिर एनालिसिस किया जाता है जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में और रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरकास्ट आर रिफर टू एज नेवी इफ दे, अनुमानों को सल कहा जाता है यदि वे केवल चर के पिछले मूल्यों पर आधारित होते हैं, अल्पकालिक अनुमान होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं या फिर आमतौर पर गलत अनुमान होते हैं। तो सरल कब माना जाता है पूर्वानुमान को, ये क्वेश्चन कह रहा है। आर बेस्ड ओनली ऑन पास्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, और शॉर्ट टर्म फोरकास्ट और लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, या फिर जनरली रिजल्ट इन इनकरेक्ट फोरकास्ट। तो कब वो इजीली आप निकाल सकते हैं, जैसे कि पिछले टाइम में क्या चेंजेस रहे होंगे या किस तरह से चेंजेस हुए हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, कोई भी चीज को ले लीजिए, उसी के बेसिस पे आप आगे एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इस सीजन में इस चीज के रेट बढ़ जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए इजी हो जाता है। तो आर बेस्ड ओनली ऑन पास्ट वैल्यू, जो आप पिछले जो होते हैं ऐतिहासिक मूल्य होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है या प्राइसेस होते हैं, उनके बेसिस पे जो आप लगाते हैं एक अनुमानों को, वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not one of the four types of variation that is estimated in time series analysis? निम्नलिखित में से कौन सा समय श्रृंखला विश्लेषण में अनुमानित चार प्रकार की भिन्नताओं में से एक नहीं है? यानी कि चार आपके जो होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में जो है चार तरह के 4 टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं, कौन सा एक इसमें नहीं है ये आपको बताना है। प्रिडिक्टेबल, ट्रेंड, टैक्टिकल, इरेगुलर। यहाँ पर कौन सा एक नहीं होता कि अनुमान योग्य, प्रवृत्ति, चक्रीय, अनियमित। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं होता है यहाँ पर, जो अनुमान योग्य है, प्रेडिक्टेबल है, ये हमारा नहीं होता। तो कौन सा एक नहीं होता, जो प्रेडिक्टेबल है, अनुमान योग्य है, ये नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सा है। इससे प्रीवियस वीडियोस जो आप लोग के लिए मैं लेकर के आई थी, वहां पर मैंने आप लोगों को काफी इसके बारे में क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं टाइम सीरीज एनालिसिस से रिलेटेड। तो अगर आपने सारी वीडियोस देख ली हैं तो आपको इसका आंसर जरूर से पता होगा कि जो 4th नंबर का है, ये 3 तो हो गए, इसके अलावा एक और कोई होता है, वो कौन सा होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि वो 4th वाला कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of average is this to construct an index number? सूचकांक संख्या बनाने के लिए किस प्रकार का औसत सबसे अच्छा होता है? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब इंडेक्स नंबर बना रहे होते हैं तो वहां पर सबसे अच्छा मीन जो एवरेज मीन होता है, सबसे अच्छा औसत जो लिया जाता है वो कौन सा होता है? औसत को हम मीन भी कहते हैं, तो वो कौन सा होता है? तो ये सारे ही आपने पढ़े हैं, अंगणितीय भी, हार्मोनिक मीन भी और ज्यामितीय माध्य भी। तो यहाँ पर कौन सा बेस्ट वाला हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा ज्यामितीय माध्य, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो उसके बेसिस पर इंडेक्स नंबर जो होते हैं सबसे अच्छे, उसको एवरेज में लेकर जो इंडेक्स नंबर बनाए जाते हैं वो सबसे अच्छे माध्य वो बनते हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज डैश। आधार वर्ष के लिए सूचकांक संख्या हमेशा कौन सी ली जाती है? जो बेस ईयर लिया जाता है उसके लिए जो इंडेक्स नंबर लेते हैं वो कौन सा रहता है? 100, 101, 198, 1000। सभी को पता है कि कौन सा बेस नंबर लिया जाता है, वो आपका 100 हो जाता है। जो आधार वर्ष में मानते हैं वो आपका 100 लिया जाता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में उसमें पूछा जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत जाता है। तो ज्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर है कि उन क्वेश्चंस को करिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस में भी जो वीडियोस मैंने आप लोग के लिए लेकर के आई थी उसमें भी सारे क्वेश्चन इसी तरह के मैंने इंक्लूड किए थे जो कि आपके एग्जाम के में पूछे जाए। ढेर सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक एक वीडियो में 50-50, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई फायदा नहीं है इतने क्वेश्चन करने का कि जिसमें आपको इधर उधर के क्वेश्चन हो वो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं बनते आपके। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ डैश। सूचकांक संख्या डैश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इकोनॉमिक एंड साइंस, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड बिजनेस, इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सूचकांक संख्या इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं, इंडेक्स नंबर आपने सभी चीजों के देखे होंगे, पेपर में निकलता है तो वहाँ पर हालांकि श्योर नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में एक चीज ये रहती है कि आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में अनुमान लगाए जाते हैं
जो मेथड्स का बेस तो ज़रूर होते हैं, लेकिन कभी भी आप में शत प्रतिशत नहीं होता, हमेशा लमसम लिखा होता है, लगभग लिखा होता है। इसका ऐसा इसलिए होता है कि आपने पढ़ाई होगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि अनुमानों का विज्ञान मानी जाती है, संभाविताओं का विज्ञान मानी जाती है, पूरी तरह से आपकी 100% एक्यूरेट नहीं होती इसमें चीज़ें। तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर निकाले जाने से हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर होता है, या पिछले साल में अब कितनी ग्रोथ आई है उससे रिलेटेड होता है। अलग अलग जो भी फसलें उत्पादन हो रहा है उनमें क्या चेंजेस, सब चीज़ों की इंडेक्सिंग की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस क्षेत्र में करती हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस, यानी कि जो अर्थशास्त्र है और जो व्यापार है, जो इकोनॉमी है हमारी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर, और जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें, दोनों में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको तो जो इंडेक्स नंबर होते हैं उसको तो वाई दाब मीटर भी कहा जाता है, कि जिस तरह से जो पैरामीटर होता है जो कि जो है दाब नापता है उसका, इसी तरह से जो आपके इंडेक्स नंबर होते हैं वो भी उसी की तरह काम करते हैं। किसने कहा था ये कथन, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि ये लाइन किसने बोली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर द चेंज इन द नंबर ऑफ गुड्स इज नोन एज डैश। वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचकांक संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वालिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, नन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तुओं की संख्या में, जब भी संख्या की बात आ जाए तो वहाँ क्वांटिटी को देखना है आपको। सिंपल सा ये एक तरह से समझ लीजिए, तुक्का है या ट्रिक समझ लीजिए कि अगर गुण की बात आती है तो क्वालिटेटिव होगी चीजें, अगर आप पर संख्या आ जाती है तो वो आपकी क्वांटिटेटिव हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जो सूचकांक संख्या उपयोग की जाती है वो कौन सी होती है। मात्रा सूचकांक संख्या, गुण सूचकांक संख्या, मात्रा पहचान संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये वाला तो सीधे बाहर हुआ जाता है, और बात संख्या की जा रही है तो वहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नोन एज। जिस अवधि के लिए सूचकांक संख्या निर्धारित की जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। वर्तमान अवधि, आधार अवधि, सामान्य अवधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसलिए आप जिस पीरियड के लिए आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते हैं उस पीरियड को क्या कहा जाता है। करेंट पीरियड, बेस होगा, नॉर्मल होगा, नन ऑफ द अबव। तो जो बेस होता है वो तो नीचे रहता है, करेंट पीरियड को आप आगे लेकर के मेनली आपको निकालना होता है। पिछले वर्षों को हम आधार मान लेते हैं और उसके बाद नए वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, करेंट पीरियड के लिए निकालते हैं, वर्तमान अवधि के लिए निकालते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइडली यूज्ड वेटेड इंडेक्स इज नोन एज डैश। व्यापक रूप से प्रयुक्त भारित सूचकांक को डैश के रूप में जाना जाता है। फिशर्स आइडल इंडेक्स, पार्शियस इंडेक्स, लैस्पियर या फिर मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स। तो ये सारे ही आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर करा रखे हैं कि कैसे इनको निकाला जाता है, क्या होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यापक रूप से प्रयुक्त भारित सूचकांक जो होता है वो कौन सा रहेगा, तो आपके लैस्पियर इंडेक्स हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कि जो वेट को लेकर के निकाले जाते हैं वो लैस्पियर इंडेक्स हो जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो फिशर के जो है सूचकांक उसको माना जाता है, जो कि जो दो लोग हैं उनके दोनों के मिला करके निकाला जाता है। वो कौन से हो जाते हैं, लैस्पियर और पार्शियल का जो इंडेक्स होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको हम, तो इस तरह से होता है कि इस तरह से रूट में रखा जाता है, प्लस को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रूट निकाल लिया जाता है, तो आपका निकल करके फिशर के आइडल इंडेक्स आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेड इंडेक्स नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। भारित सूचकांक संख्या को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितनी श्रेणियों में कर सकते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसे हम टू जो कैटेगरीज होती हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आ जाता है कि वो 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, कि कौन सी 2 कैटेगरीज हैं जिससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम टाइप की बात करें तो कौन सा टाइप हो जाता है, तो 2 टाइप मेनली इसके रहते हैं। एक आपका जो होता है, इसका अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो पहला जो हो जाता है, ऐसे इतना डीपली नहीं पूछेगा लेकिन जो है आपको जानकारी के लिए है कि बाई चांस अगर पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए कि वेटेड एग्रीगेटिव हो जाते हैं। इसके जो 2 टाइप हैं, वेटेड एग्रीगेटिव
इंडेक्स नंबर हो जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो आपके क्या रहेंगे, दूसरे में वेटेड एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर औसत जो होता है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यहाँ पर हो जाएंगे इंडेक्स नंबर। तो ये दो टाइप हो जाते हैं इंडेक्स नंबर के, दो उसमें कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An index number is called a simple index when it is computed from dash. एक सूचकांक संख्या को सरल सूचकांक कहा जाता है जब इसकी गणना डैश से की जाती है। सिंगल वेरिएबल से, बी वेरिएबल से, मल्टी वेरिएबल से, नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंडेक्स कब माना जाता है, या इंडेक्स को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल इंडेक्स कहा जाएगा कब, जब वो सिंगल वेरिएबल जो होता है, एकल चर जो होता है, उससे उसकी गणना की जाती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, An index number that can serve many purposes is called dash. एक सूचकांक संख्या जो कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है उसे क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्पेसिफिक पर्पस इंडेक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक इंडेक्स नंबर आप निकाल रहे हैं, कई पर्पस, मल्टीपर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आपका जनरल सामान्य प्रयोजन संख्या हो जाती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच इंडेक्स डैश। कारक उत्क्रमण परीक्षण किस सूचकांक द्वारा संतुष्ट होता है, सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में, या फिर फिशर्स आइडियल इंडेक्स में, मार्शल्स एडवर्स इंडेक्स में, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है। तो दोनों को ही जो संतुष्ट करता, सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा इंडेक्स होता है, वो फिशर का होता है। यहाँ पर भी जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट कर रहा है वो आपका फिशर का ही होता है। दोनों को जब आप निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर एक आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो फिशर का है वही सेटिस्फाई करता है दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर वाज फर्स्ट एवर कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर डैश। सूचकांक संख्या का निर्माण सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था, 1750 में, 60 में, 1770 में, 1764 में। तो सबसे पहले कब कंस्ट्रक्ट किया गया था इन्हें, तो 1764 में किया गया था, 1764 में किया गया था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर टेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ डैश। वृत्ताकार परीक्षण जो होता है वो किसका विस्तार होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। यूनिट टेस्ट का, सर्कुलर टेस्ट का, टाइम रिवर्सल टेस्ट का, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का। तो किसका वो एक्सटेंशन होता है, तो वो हो जाता है टाइम रिवर्सल टेस्ट का। जो समय उत्तर परीक्षण निकाला जाता है उसका एक्सटेंशन हो जाता है आपका वृत्ताकार या इसको चक्रीय परीक्षण भी कहा जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, CLI जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए, कैपिटल्स की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, इज ऑलवेज द डैश इंडेक्स। जीवन यापन की लागत हमेशा डैश सूचकांक होती है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमेशा सूचकांक होता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला जो निकाला जाता है वो वेटेड इंडेक्स होते हैं, भारी सूचकांक होता है। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसमें जो है वेट लिया जाता है, भार लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया जाता है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशरमैन इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन डैश ऑफ लेस्पेयर इंडेक्स एंड पाशे इंडेक्स। फिशर का सूचकांक संख्या लेस्पेयर सूचकांक और पाशे के सूचकांक के डैश पर आधारित है। अंगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, हार्मोनिक माध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो मैंने भी आपको बताया ही था, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जो हम इस तरह से रूट लगाते हैं, उसके बाद इसके अंदर इनको लेस्पेयर के इंडेक्स को रखा जाता है और पाशे के इंडेक्स को रखा जाता है। मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर उसका जो है वो निकाल लिया जाता है रूट, उसके बाद हमारा निकल करके फिशर का इंडेक्स आ जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्यामितीय माध्य जो होता है उसके ऊपर बेस होता है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द अदर नेम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डैश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, या फिर कंपोसाइट इंडेक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। थोक मूल्य सूचकांक है, जीवन यापन सूचकांक है, संवेदनशील सूचकांक है, समग्र सूचकांक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है।
तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपके 20 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो जिसमें से आपको काफी क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और साथ ही जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड करी थी वो वीडियोस भी जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न और आप एग्जाम का पैटर्न और जो भी आपके जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो पहले की वीडियोस में या अब जो वीडियो हो सारी ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।